हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी रिंगर्स। आज अपन गैलेक्सी ऑनलाइन टेस्ट पेपर पहला शुरू कर रहे हैं। ये टेस्ट पेपर में टोटल मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए, पटवार के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रीट के लिए, सभी के लिए सही है। ये क्वेश्चन से सारे ही मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इन 30 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं कल्चर के, राजस्थान से संबंधित ज्यादा लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं राजस्थान हिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन अपने हैं साइंस के, और कुछ क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने टोटल कितने क्वेश्चन लिए हैं? 30 क्वेश्चन लिए हैं। इस टेस्ट सीरीज के स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन में आपने कितनी प्रिपरेशन की है, तो उस प्रिपरेशन को जांचने के लिए गैलेक्सी परिवार की ओर से आपके लिए एक अनुपम उपहार है। 3-4 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में आपने कितने अच्छे लेवल की तैयारी की है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो तैयारी है या वास्तव में पहले से बेहतर कर पाए हो या नहीं कर पाए, ये सारी परीक्षा आज आपकी हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन डालता जाऊंगा और आप उनके आंसर देते जाने, फिर उस आधार पर अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन की सारी डिटेल मैं आपके सामने बताऊंगा। एक ऑप्शन पे अपने को चर्चा नहीं करनी, अपने को पूरे तीनों ऑप्शन पे चर्चा करनी है। एग्जामिनेशन जो आजकल हो रहे हैं और उसमें जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, उनमें कभी भी आप ये मत देखना कि कौन सा क्वेश्चन सही है। आप बाकी के 3 ऑप्शन को देखकर यह डिस्कस करना कि तीनों ऑप्शन गलत क्यों हैं, फिर आंसर तुम्हारा अपने आप ही तुम्हारे सामने होगा कि वास्तव में यही अपना आंसर है। उस कॉन्सेप्ट से अगर तुम चलोगे ना, तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर तुम सीधा क्वेश्चन पढ़ा सीधा तुम आंसर की तह तक जाना चाहोगे, तो वास्तव में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि पहले के पैटर्न में और आज के पैटर्न में रात दिन का अंतर है। तो मैं शुरू कर रहा हूं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका कला एवं संस्कृति का। डॉक्टर अब्दुल मजूद व उमेश चंद्र शर्मा का संबंध राज्य की किस कला से है? फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, फटाफट कमेंट करके बता दो। डॉक्टर अब्दुल मजूद व उमेश चंद्र शर्मा का संबंध राज्य की किस कला से है? राज्य की किस कला से है? बंदेज, वार्तिक, मथेरना और बाखला। कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से बताना मुझे। शाबाश, कई बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी का मतलब वार्तिक। अब अपन एक एक ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में बंदेज क्या कहलाता है? कपड़ों पर जो रंग चढ़ाने की पद्धति है ना, कपड़ों पर क्या चढ़ाने की पद्धति? रंग चढ़ाना। कपड़ों को रंग चढ़ाने की जो कला है ना कपड़ों पर, वो क्या कहलाती है? बंदेज। और मैं तुम्हें इतना भी बता दूं कि ये जो बंदेज है ना, ये बंदेज वास्तव में कहाँ की ज्यादा फेमस है? जोधपुर की। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अब वार्तिक क्या कहलाती है समझना। कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाना, कपड़ों पर मोम का चित्रांकन करना, ठीक है ना। मोम की परत चढ़ाना या मोम की परत का चित्रांकन करना, कपड़ों पर मोम की परत का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? वार्तिक कहलाता है। और ये जो है ना, ये कला वास्तव में कहाँ की फेमस है? खंडेला। खंडेला मतलब कहाँ की फेमस हो गई? सीकर की फेमस हो गई। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बी। और आपको मालूम है कि मथेरना तो खूब आपने नाम सुना है कि जो पौराणिक कथाएं होती है ना, पौराणिक कथाएं जैसे महाभारत वगैरह, श्री कृष्ण वगैरह, रामायण वगैरह, तो पौराणिक कथा पर आधारित भित्ति चित्र बनाना, पौराणिक कथा पर आधारित, एक एक चीज को समझ लेना तुम। पौराणिक कथा पर आधारित क्या बनाना? भित्ति चित्र बनाना। तो पौराणिक कथा पर आधारित भित्ति चित्र बनाना क्या कहलाता है? मथेरना कहलाता है। और बाखला क्या है? बाखला वास्तव में क्या है? बाखला क्या होता है? जो ऊंट होता है ना, ऊंट, ठीक है, इस ऊंट का जो बच्चा होता है ना, बच्चा, उस बच्चे को बोलते हैं टोडिया। क्या बोलते हैं? टोडिया। ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोडिया। और ये जो टोडिया होता है ना, टोडिया, इसके नरम बालों से विभिन्न प्रकार के कपड़े वगैरह तैयार करना क्या कहलाता है? बाखला कहलाता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं।
तो डॉक्टर अब्दुल मजूद व उमेश चंद्र शर्मा का संबंध किस कला से हो गया? वार्तिक कला से हो गया। एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूँ, ये जो डॉक्टर अब्दुल मजूद थे ना, ये वास्तव में कहाँ के रहने वाले थे? उदयपुर। और उमेश चंद्र है ना, ये वास्तव में अपने कहाँ के रहने वाले थे? खंडेला। खंडेला मतलब कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के रहने वाले थे। तो इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब गलत मत करना, दूसरा क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। मीणा जनजाति में संकट के समय मुंह से जोर की आवाज के साथ हथेली मारते हुए चिल्लाना क्या कहलाता है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश, सभी बच्चों का सही है। जोर से चिल्लाना क्या कहलाता है? कीक मारी। ऐसे हाथ लगाते अपन कहते हैं कि नहीं कहते, तो कीक ही तो मारते हैं। तो यही बात है, ये मीणा जनजाति में होता है। देखो ये जो है ना फरते फरते, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो अग्नि नृत्य होता है ना, अग्नि नृत्य, कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य का जो उद्घोष होता है, अग्नि नृत्य का क्या होता है? उद्घोष, ये फरते फरते कहलाता है। और फायरे फायरे क्या होता है? ये भीलू का उद्घोष है। ये किनका उद्घोष है? भीलू का उद्घोष है। तो तीनों इंपॉर्टेंट चीज हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो अग्नि नृत्य है ना, ये अग्नि नृत्य कौन सा संप्रदाय करता है? दशनाती संप्रदाय। दशनाती संप्रदाय। क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नि नृत्य का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है, तो तुम क्या करोगे? दशनाती संप्रदाय। और ये कहाँ की देन है? ये बीकानेर की देन है, कर्तरियार सर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आरएस प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राजवंश और एक तरफ है संस्थापक। एक तरफ है राजवंश और दूसरी तरफ है संस्थापक। शाबाश, ध्यान देना इधर। देखो राठौड़ वंश है ना, राठौड़ वंश, इन राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंगा। राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिंगा। और जो कछुआ वंश है ना, इनके संस्थापक थे दूले राय। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और गुहिल वंश के संस्थापक थे गुहादित्य। तो देख लो, ए में होना चाहिए, ए में होना चाहिए 2, तो ए में 2 वाला यही है, और बाकी तो वैसे कट गए। तो तीनों कट गए, तो अपने को तो वैसे अपना आंसर मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्राई कर लेते हैं, बी में 1 होना चाहिए, तो बी में 1 है, सही है। सी में 3 होना चाहिए, ये भी सही है। और डी में 4 होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे जो सुमेलित करो वाले क्वेश्चन है ना, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें अगर तुम्हारे सामने एक ऑप्शन अगर तुम्हारे माइंड में है ना, तो तीनों चारों का उत्तर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को कई बच्चे क्या होते हैं, देखकर इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इन क्वेश्चन को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, चित्तौड़ के प्रथम युद्ध 1303 ईस्वी के समय अलाउद्दीन खिलजी के 7 साहित्यकार कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताओ, राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है ये। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी का साहित्यकार। शाबाश, कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। इन्हीं को कहा जाता है तूतिए हिंद। इनको क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद। या इनका दूसरा और क्या नाम है? हिंद का तोता। हिंद का तोता। और एक चीज का और ध्यान रखना, इन्होंने एक तो सितार और तबला, सितार और जो तबला आता है ना, इनके आविष्कार भी किनको माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, देवनारायण जी के प्रमुख धामों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, फटाफट कमेंट करके बता दो। देवनारायण जी के प्रमुख धामों के संबंध में असुमेलित युग्म कौन सा है? फटाफट कमेंट करो। देखो अब की बात ज्यादातर बच्चों का गलत है। देवधाम जोधपुरिया, टोंक, देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़, या इन दोनों जगहों पर मैं तुम्हें बताऊं देवनारायण जी के क्या है? मंदिर है। तो बिल्कुल सही है,
इन दोनों जगहों पर क्या है? मंदिर है। गोठ मांगलोद भीलवाड़ा, ये सुमेलित है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि सर जो गोठ मांगलोद है ना, ये गोठ मांगलोद वास्तव में अगर देखा जाए तो गोठ मांगलोद भीलवाड़ा में नहीं पड़ता। गोठ मांगलोद मेरे दोस्तों कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और गोठ मांगलोद में द से कर दो तुम दधीमती। गोठ मांगलोद किसके लिए फेमस है? दधीमती माता का मंदिर। दधीमती माता का यहाँ पर क्या है? मंदिर स्थित है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देवमाली अजमेर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देव नारायण जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। यहाँ पर देव नारायण जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। देव नारायण जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। तो मुझे तुम एक चीज बताना, मैं एक स्थान का नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, और उस स्थान का नाम है गोठ दंडावत। गोठ दंडावत। तो गोठ दंडावत बताओ यह किस जिले में पड़ता है? बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ, गोठ दंडावत किस जिले में पड़ता है? गोठ दंडावत किस जिले में पड़ता है? ये गोठ मांगलोद है, ये बिल्कुल नागौर में पड़ता है। इसका सिस्टम अलग है सर, इसको तो भूल जाओ। यहाँ पर दधीमती माता को छोड़ दो। गोठ दंडावत पड़ता है आसिंद। आसिंद, आसिंद का मतलब यहाँ पर कौन सा जिला आ गया? भीलवाड़ा। कौन सा जिला आ गया? भीलवाड़ा। और ये है देव नारायण जी की जन्मस्थली। देव नारायण जी का यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो जन्म कहां पर हुआ था? गोठ दंडावत, ठीक है ना। और समाधि कहां पर ली थी? देवमाली अजमेर में। ऐसे याद कर लेना कि समाधि लेते ही आदमी देव के पास पहुंच जाता है, तो देवमाली अजमेर हो गया, और जन्म गोठ दंडावत, ठीक है ना। यहाँ पर समझ में। और एक चीज बताना, देखिए देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए देव नारायण जी के बचपन का नाम, देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? फटाफट कमेंट करो। देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? शाबाश, कुछ बच्चों का बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है। देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। गोठ मांगलोद और गोठ दंडावत दोनों अलग अलग हैं। गोठ मांगलोद नागौर जहां पर दधीमती माता का मंदिर है, और गोठ दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है जहां पर देव नारायण जी का जन्म हुआ था। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? पटवार का क्वेश्चन है सर ये, फटाफट कमेंट करके बता दो। पटवार 2011 में आया था ये क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? जॉर्ज मैकलिस्टर, मोतीलाल मेनारिया, एलपी टेसिटोरी और जॉर्ज इब्राहिम नीरियसन। बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चों का सही है। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? जॉर्ज मैकलिस्टर। मोतीलाल मेनारिया से संबंधित एक बात याद करनी है तुम्हें, ये जो राजस्थानी भाषा है ना, कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से मानी थी, ठीक है ना। गुर्जर अपभ्रंश से किसने मानी थी? मोतीलाल मेनारिया। और टेसिटोरी से संबंधित देखो इधर 2 बार टे आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेना कि राजस्थान भाषा को 2 भागों में विभक्त किया था। राजस्थान भाषा को 2 भागों में विभक्त किया था। 2 भागों में क्या किया था इन्होंने? विभक्त किया था। किन्होंने किया था? टेसिटोरी ने। और जॉर्ज इब्राहिम नीरियसन, इन्होंने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम क्या किया था? वैज्ञानिक अध्ययन। इन्होंने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम क्या किया था? वैज्ञानिक अध्ययन। तो सारे इंपोर्टेंट हैं ये। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय क्या उम्र थी? बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फटाफट कमेंट करो। देखिए शाबाश, कितने वर्ष थी? 3 वर्ष। इजी सा क्वेश्चन है। अगला देखो, पंडित पुरुषोत्तम दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? फटाफट कमेंट करके बता दो, पंडित पुरुषोत्तम दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट करके बता दो।
पंडित पुरुषोत्तम दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है अभी तक? शाबाश शाबाश शाबाश। ध्यान देना इधर, पैच से पै याद कर लो, इनका संबंध किससे है? पखावज से है। ये जो पखावज है ना, ये एक मृदंग वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? मृदंग वाद्य यंत्र है। मतलब देखा जाए तो यह किससे बनाया जाता है? यह बकरे की खाल से बनाया जाता है। किसकी खाल से बनाया जाता है? बकरे की खाल से। और एक चीज का और ध्यान रखना, एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं जो मेरे याद आ रही है। एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था मृदंग सागर। उस पुस्तक का क्या नाम था? मृदंग सागर। और ये जो मृदंग सागर है ना, इस मृदंग सागर के लेखक थे घनश्याम दास जी। इनको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, घनश्याम जी। तो मृदंग सागर पुस्तक के लेखक कौन थे? घनश्याम जी। और इन्हीं घनश्याम जी के पुत्र कौन थे? पंडित पुरुषोत्तम जी। समझ में आ गई बात? तो यहां से क्वेश्चन, एक बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि मृदंग सागर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर क्या आएगा? घनश्याम जी। और इन्हीं के पुत्र कौन है? पंडित पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने सबसे अच्छा किस वाद्य यंत्र के नाम, जिन्होंने किस वाद्य यंत्र के बारे में सबसे अच्छा बताया था? पखावज। ढोलक की तरह होता है ये। अगला देखो, आदिवासी में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करके बता दो। वर्दी का सवाल है, फटाफट कमेंट करके बता दो। लीला मोरिया संस्कार सॉरी, फटाफट कमेंट करके बता दो। शाबाश। किससे संबंधित हो गया? विवाह से संबंधित। होता क्या है ये? दूल्हा जो होता है ना, दूल्हा, तो दूल्हे को खाट पर बैठाकर क्या करना? नृत्य करना। यह क्या कहलाता है? लीला मोरिया संस्कार कहलाता है। और ये जो है ना, यह वास्तव में किस जनजाति में होता है ज्यादा? यह सहरिया जनजाति में। किस जनजाति में होता है? सहरिया जनजाति। अब बताओ, देखिए सहरिया जनजाति, अगर कहीं पर भी सहरिया जनजाति तुम्हें दिख जाए तो दो तहसील याद करना है तुम्हें सहरिया जनजाति से संबंधित। एक तहसील का नाम है किशनगंज। क्या नाम है? किशनगंज। और दूसरी तहसील का नाम है सहबाज। क्या नाम है? सहबाज। ये दोनों तहसील में किनका निवास है? सहरिया जनजाति का। और ये किस जिले की है? बारां जिले में। किस जिले में पड़ती है? यह बारां जिले में। तो लीला मोरिया संस्कार हो गया। मृत्यु से संबंधित जो संस्कार होता है ना, मृत्यु से संबंधित आदिवासियों में वो कौन सा संस्कार होता है? धारी संस्कार। कौन सा संस्कार होता है? धारी संस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखो, आहड़ में आभूषण जिस उपकरण के उपलब्ध नहीं हुए थे वह उपकरण कौन सा है? फटाफट कमेंट करो। देखिए, आहड़ में आभूषण जिस उपकरण के उपलब्ध नहीं हुए थे वो उपकरण कौन सा है? हड्डियां, मणियां, पाषाण और स्वर्ण। भाई, आहड़ सभ्यता में किस उपकरण के आभूषण प्राप्त नहीं हुए थे? किसके नहीं हुए थे? स्वर्ण के। स्वर्ण का मतलब सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे प्राचीन ज्ञात समयांकित मंदिर, किस मंदिर की बात कर रहा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है। ये क्वेश्चन भी पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है सर। ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। नहीं, सही उत्तर नहीं आ रहा। शीतलेश्वर महादेव मंदिर का एक दूसरा नाम है चंद्रमौलेश्वर। इन्हीं का दूसरा क्या नाम है? चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा नाम चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? अगर तुम्हें पूछे तो यह कहां पर स्थित है? झालावाड़ जिले में। कहां पर स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे। चंद्रभागा नदी के किनारे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब ईस्वी की बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना,
ये बात तुम्हें किस ईस्वी से संबंधित है, यह है 689 ईस्वी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 689 ईस्वी आ जाए या इसमें कभी कभी विक्रम संवत पूछता है तो 57 जोड़ेंगे ना अपन, तो 57 जोड़ेंगे तो 746 विक्रम संवत। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। 689 भी आ सकता है और 746 विक्रम संवत भी आ सकता है। ईस्वी में पूछेंगे तो 689। अब यहाँ पर ईस्वी है तो ईस्वी में क्या जाएगा 689, और अगर यहाँ पर विक्रम संवत पूछता तो 746 कितने ऐड कर देते 57। कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़कर वृंदावन जाने वाले राठौर शासक थे, फटाफट कमेंट करके बता दो। वेरी इजी क्वेश्चन। शाबाश, सभी ने दिया है, सभी ने बिल्कुल सही दिया है। कौन है? सावंत सिंह, ठीक है ना। इन्हीं को कहते थे नागरीदास भी कहते थे, इनको क्या कहते थे? नागरीदास। और एक चीज का और ध्यान रखना, इन्हीं के कार्यकाल में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इन्हीं के कार्यकाल में पेंटिंग बनी थी एक खतरनाक वाली, और उन पेंटिंग का क्या नाम था? बड़ी ठनी पेंटिंग या बड़ी ठनी चित्रकला। इन्हीं के कार्यकाल में बड़ी ठनी चित्रकला बनी थी कि नहीं बनी थी? और बड़ी ठनी चित्रकला किसने बनाई थी? मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद। ये सारी बातें इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बड़ी ठनी चित्रकला किसके शासनकाल में बनी थी, तो आंसर क्या आता है? सावंत सिंह या नागरीदास। अगला देखो, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये मैंने रेलवे से लिया है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है, फटाफट कमेंट करके बता दो। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। नहीं भाई, कुछ बच्चे बता रहे हैं गंगा। गंगा तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता दोस्तों। क्यों नहीं आ सकता समझना इधर। गंगा तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसका तो प्रभाव जो है ना, गंगा का प्रभाव, गंगा का प्रभाव तो है विंध्याचल से ऊपर ही तो है। गंगा का प्रभाव तो विंध्याचल से ऊपर है, तो विंध्याचल से ऊपर तो ऊपरी भारत आ गया, ठीक है ना भैया, है कि नहीं आ, ठीक है ना। तो इसका देखा जाए तो प्रभाव विंध्याचल से ऊपर तो दक्षिणी भारत में तो नहीं आएगी। हाँ, अगर वैसे पूछता कि भारत से बहने वाली, तो गंगा आ जाता। इसका कितने किलोमीटर बताता है? इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखना। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। लेकिन इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब अपने सामने तीन बचे, तो तीनों में से देखो, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर, और यहाँ पर कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो ये तीनों दक्षिणी भारत की नदियां हैं, ठीक है ना भाई। विंध्याचल पर्वत से नीचे है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। इस गोदावरी से संबंधित तुम्हें तीन बातें याद करनी है। पहली क्या बात करनी है? पहली तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, और ये भी आ सकता है प्रायद्वीपीय, ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी। तब भी आंसर क्या आता है? गोदावरी। और एक चीज का और ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार, एक चीज और बताता हूं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में, से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गिरने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? गोदावरी नदी। अब मुझे तुम इतना बता दो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, फटाफट कमेंट करके बताओ, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? बताओ उद्गम स्थल, फटाफट कमेंट करके। चलो स्टेट बता दो, तुम तो खाली राज्य बता दो। अरे इधर ध्यान देना, इसका उद्गम स्थल कहां पर है? त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी। और ये कहां पर पड़ती है?
ये पड़ती है महाराष्ट्र। तो राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। गलत मत बताया करो, कहां पर पड़ती है? अच्छा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? बताओ देखिए कमेंट करके। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। पढ़ते नहीं हो तुम लोग? महाबलेश्वर, ठीक है ना, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिणी भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा। प्रायद्वीपीय पठार की भी दूसरी लंबी नदी कृष्णा, और प्रायद्वीपीय पठार से बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली भी दूसरी लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। अर्थात एक नंबर पर गोदावरी, और उन तीनों क्वेश्चनों का राइट आंसर, दूसरी अगर पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? फटाफट कमेंट करके बताओ। नेपाल हिमालय नहीं भैया, गलत बता रहे हो। इधर ध्यान दो, ये मैंने बना लिया हिमालय। इधर मैं बता देता हूं तुम्हें, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? सिडनी बुराड। एक मिनट रुकना, ये मैं किसके अनुसार बता रहा हूं तुम्हें? सिडनी बुराड के अनुसार। सिडनी बुराड के अनुसार इन्होंने नदी घाटी परियोजना के आधार पर बताया था कुछ बातें। तो ध्यान देना, यहां पर इन्होंने 5 नदियों को ली थी। कितने नदियों को ली थी? 5 नदियों को। जैसे मान लो ये एक नदी है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहां पर ये दूसरी नदी है, ये वाली दूसरी नदी है, और इस नदी का नाम है सतलज नदी। सिंधु सतलज। यहां पर ये तीसरी नदी है, और इसका नाम है काली। सिंधु सतलज काली। यहां पर ये एक और नदी है, ये सिडनी बुराड बता रहा है, ये इसका नाम है तीस्ता। और यहां पर ये एक और नदी बता देता हूं मैं तुम्हें, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आ गई? टोटल कितनी नदियां हो गई? 5 नदी। यहां पर ये जो सिंधु और सतलज नदी के जो बीच में है ना, इस हिमालय का नाम है कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी पर है ना, ये इस हिमालय का नाम है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी है ना, इस हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय। क्या नाम है? नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो भाग है ना, उसे बोला जाता है असोम हिमालय। क्या बोला जाता है? असोम हिमालय। अब नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय कहां पर है? काली और तीस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे देखो ये जो है ना, ये कश्मीर हिमालय जो है ना, ये बोला कितने किलोमीटर में है? तो ये है 560 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 560 किलोमीटर। और ये जो कुमायूं हिमालय है ना, कुमायूं हिमालय, ये है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय सबसे ज्यादा है, ये है लगभग 800 किलोमीटर। और ये जो असोम हिमालय है ना, ये लगभग कितना है? 720 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन सा है? नेपाल हिमालय। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो। अगला क्वेश्चन देखो, बोराड का पठार कहां अवस्थित है? फटाफट कमेंट करके बताओ, बोराड का पठार कहां अवस्थित है? शाबाश। कहां अवस्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक किसका पठार स्थित है? बोराड का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखो, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ये सर राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है, ये फटाफट कमेंट करके बताओ। जालोर, भालू, अजमेर, खरमोर पक्षी, भरतपुर, सारस क्रेन, दौसा, मगरमच्छ। मगरमच्छ। फटाफट कमेंट करके बताओ।
शाबाश, कुछ बच्चों ने सही दिया है। देखो ये जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा ये जो है ना, ये वर्ष 2015 में, समझ लेना इसके बारे में, वर्ष 2015 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वर्ष 2015 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? संरक्षण के लिए सरकार ने शुभंकर घोषित किया था। सरकार ने क्या किए थे? शुभंकर घोषित किए थे। लेकिन यहां पर देखो जालोर बिल्कुल सही है, भालुई है, अजमेर ये बिल्कुल सही है, भरतपुर बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है ना दौसा, इस दौसा का सही नहीं है, क्योंकि दौसा का शुभंकर कौन था? खरगोश था। और मगरमच्छ तो वास्तव में कहाँ का था? बारा का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा एक चीज बताना, अपने सीकर का शुभंकर कौन है? बताओ देखो, सीकर का कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे। हाँ कुछ बच्चों ने सही दिया है। सीकर का कौन है? शाहीन। कौन है? शाहीन। अच्छा झुंझुनू का कौन है? बताओ देखिए, झुंझुनू का, झुंझुनू का है काला तीतर। कौन है? काला तीतर। ठीक है ना, पता नहीं कौन सी तो एग्जाम थी, मुझे पता नहीं, उसमें इसका पूछा था करौली का शुभंकर। ठीक है ना, करौली जिला है ना, उसका शुभंकर पूछा था। तो इसका शुभंकर कौन है? घड़ियाल। इसका कौन है? घड़ियाल। ये टोटल जो भी अपने जिले है ना 32 33, उनके सबके तुम्हें याद होने चाहिए शुभंकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए करीब करीब एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। अगला देखो, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ दे, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? शाबाश, एमएस वर्ड में क्या बनते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रोग्राम तो कहां पर बनते हैं? पावर पॉइंट में। प्रोग्राम कहां पर बनते हैं? पावर पॉइंट में। ठीक है, अगला देखो, शरीर में उपस्थित विओक्सीकृत रक्त सर्वप्रथम हृदय के कौन से कक्ष में प्रवेश करता है? विओक्सीकृत रक्त का मतलब क्या हो गया? यहां पर विओक्सीकृत रक्त का मतलब हो गया अशुद्ध रक्त। क्या मतलब हो गया? अशुद्ध रक्त। हृदय के कौन से कक्ष में प्रवेश करता है? फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर मैं समझाता हूं तुम्हें इसकी कहानी। देखो इधर ध्यान दो, जैसे मान लो ये फेफड़े हैं, ये क्या है? फेफड़े, और ये अपना है शरीर, बॉडी, ये अपना क्या है? शरीर। और यहां पर ये जो है ना, ये अपना हार्ट है, ये अपना हृदय है। ये हृदय का दायां भाग है, ये हृदय का बायां भाग है। ऊपर वाला भाग कहलाता है आलिंद और नीचे वाला भाग कहलाता है निलय। ये भी यहां पर क्या हो जाएगा? आलिंद, और ये यहां पर क्या हो जाएगा? निलय। यही बात है। ठीक है ना, शरीर से उपस्थित। अब सबसे पहले शरीर से जो अशुद्ध रक्त है ना, ये अशुद्ध रक्त जाता है यहां पर, यहां से फिर जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर जाता है यहां पर, और फिर आता है नीचे, और फिर आता है वापस शरीर में। इस प्रकार से यहां पर ये गाड़ी चलती है। तो देखो शरीर से जो अशुद्ध रक्त है ना, अशुद्ध रक्त ही आएगा, फेफड़े उसको शुद्ध करेंगे। अशुद्ध रक्त है ना, ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले किसमें प्रवेश किया? दाएं आलिंद में। दाया भाग है, सबसे पहले ऊपर गया, ध्यान रखना, ये देखो ये वाला। ठीक है ना, दाएं आलिंद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाएं आलिंद। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर ये पूछता ना कि सबसे पहले जो शरीर में जो शुद्ध रक्त है ना, शुद्ध रक्त, शरीर में शुद्ध रक्त ये कहां से प्रवेश करता है? तो फिर आंसर क्या हो जाता? बायां निलय। क्या आंसर हो जाता? बायां निलय। तो ये क्रम ध्यान रखना। ठीक है, ये ब्लड में पढ़ाते हैं अपन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? फटाफट कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निष्कासन करता है? नहीं करता सर, क्योंकि दूध का निष्कासन करने वाला तो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। तो ये तो सही सुमेलित नहीं है।
थायरोक्सिन ग्लूकोज को घटाता है? नहीं घटाता, क्योंकि ग्लूकोज को घटाने वाला तो कौन है? इंसुलिन है, तो ये भी इसका गलत हो गया। एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम को बढ़ाना इंसुलिन का काम नहीं है। कैल्शियम को बढ़ाना तो वास्तव में किस हार्मोन का काम है? पीटीएच हार्मोन का काम है, पैराथायराइड हार्मोन। पीटीएच हार्मोन का क्या है? कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठे तो उस समय दिल्ली का शासक था। उस समय दिल्ली का शासक था, बताओ। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठा। राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठा, कि कब गद्दी पर बैठा था? ये बैठा था 5 जून 1531। तो 1531 है, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, एक तरफ युद्ध है, एक तरफ युद्ध होने वाले वर्ष हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, नहीं, गलत बता रहे हो, दोबारा पढ़ो। देखिए ध्यान से, सबसे पहले किसका युद्ध है? रणथंबोर। रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 में। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था? 1301 में। कब हुआ था? 1301 में, ठीक है। सिवाना का युद्ध हुआ था 1308। 1308, ठीक है। और एक मिनट रुकना, देखो रणथंबोर का युद्ध 1301 सही है। रणथंबोर का युद्ध 1301 सही है। सिवाना 1308 सही है। और एक मिनट देखो, रणथंबोर का युद्ध, ये जालोर हो गया 1311 और सहारनपुर हो गया 1431, इस प्रकार से आएगा। तो पहले में देखो 4, ए में 4, ये है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में तुम एक लॉजिक लगा लिया करो, फिर सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। अगला देखो, हारी भावरी कृति का प्रारूप किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए बताओ कमेंट करके, हारी भावरी कृति का प्रारूप किस जनजाति में प्रचलित है? बोलो। हारी बावरी, हारी बावरी होता क्या है? एक सामूहिक कृषि पद्धति है। ये एक सामूहिक क्या है? कृषि पद्धति। एक सामूहिक कृषि पद्धति है जिसमें 2 किसान आपस में मिलकर कृषि करते हैं। और किस जनजाति के करते हैं? ग्रासिया जनजाति के करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भील जनजाति में जो कृषि होती है ना, उसे तो क्या बोले जाते हैं? चीमाता कृषि। बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं उसे? तो चीमाता कृषि। और ये जो सामूहिक कृषि की पद्धति है, ये हारी बावरी किसकी है? ग्रासिया की है, ठीक है ना। अब अच्छा, ये ग्रासिया अगर देखे जाए तो उदयपुर के पास है। ये उदयपुर प्लस सिरोही उन जिलों में है। और एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं, एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति बोला कि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। अगला देखो, राजस्थान में सती प्रथा की अंतिम घटना किस वर्ष हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये अंतिम घटना किस वर्ष हुई? बताओ। देखिए, सती प्रथा की अंतिम घटना किस वर्ष हुई? शाबाश, कुछ बच्चों ने सही दिया है। अंतिम घटना कब हुई थी? 1987 को, ठीक है ना। अब इससे संबंधित 2-4 बातें हैं। एक तो क्या बात है कि सती प्रथा अधिनियम, सती प्रथा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसके 1 वर्ष बाद में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1988 में। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि ये जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा, इस पर रोक प्रथम बार किसने लगाई थी? सती प्रथा पर। तो इस पर रोक लगाने वाली रियासत थी बूंदी रियासत। बूंदी रियासत, ठीक है ना। अब एक चीज का और ध्यान रखना, राजस्थान राज्य में 2 बातें ध्यान रखनी है तुम्हें।
राजस्थान राज्य में बोला कि प्रथम सती तो कौन थी और राजस्थान राज्य में अंतिम सती कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम सती और अंतिम सती दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रथम सती और ये कौन सी सती, अंतिम सती। तो राजस्थान में प्रथम जो सती है ना उसका नाम था संपत देवी। क्या नाम था, संपत देवी। और अंतिम सती का नाम था रूप कंवर। अंतिम सती का क्या नाम था, रूप कंवर। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रूप कंवर है ना, ये रूप कंवर कहाँ की रहने वाली थी, दिवराला सिक्कर की रहने वाली थी। और ये जो अंतिम सती है ना, ये अंतिम सती कब बनी थी, 4 सितंबर 1987 को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये 4 सितंबर 1988 अंतिम घटना ये होगी। तो इसका आंसर क्या होता है, 1987। इसके एक साल बाद में वास्तव में अंतिम सती प्रथा अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, राजस्थान में तलवारों की गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तलवारों का गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। नहीं भाई, ये तो तुम्हें आना चाहिए, मैं बता देता हूं, इधर ध्यान दो। तलवारों की गेर, गेर का मतलब होता है नाचना। गेर का मतलब क्या होता है, नाचना। इधर ध्यान दो, टोटल 3-4 गेर तुम्हें याद करने हैं, ज्यादा याद नहीं करना। कितने गेर याद करने हैं, 3-4 गेर। पहला देखो, एक तो होता है राव जी की गेर। राव जी की गेर, राव जी की गेर कहाँ का प्रसिद्ध है, मंडोर। कहाँ का प्रसिद्ध है, मंडोर। मतलब कहाँ का प्रसिद्ध हो गया, जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध हो गया, जोधपुर का। और ये तुम्हें पूछे तलवारों की गेर, किसकी गेर, तलवारों की गेर, या तुम्हें पूछे बारूद की गेर, तो तलवारों की गेर या बारूद की गेर। ये जो नाच है ना, ये नाच कहाँ का प्रसिद्ध है, मैनार। कहाँ का प्रसिद्ध है, मैनार। मतलब ये कहाँ का फेमस हो गया, उदयपुर का। 2 तो ये हो गए। तीसरा देखो, एक और होता है आंगी बांगी का गेर। एक और कौन सा है, आंगी बांगी की गेर। और आंगी बांगी की जो गेर है ना, ये लाखेटा की फेमस है। लाखेटा का मतलब हो गया बाड़मेर। लाखेटा का मतलब बाड़मेर। और एक अपने सिक्र में भी होता है चंग की गेर। किसकी गेर, चंग की गेर। और ये जो चंग की गेर है ना, ये चंग की गेर कहाँ की फेमस है, शेखावटी की। अब देखो, तलवारों की गेर कहाँ की, उदयपुर। तो उदयपुर का मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़। तो 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 4 ही गेर हैं, रावजी की गेर, मंडोर, जोधपुर, तलवारों की या बारूद की गेर, मैनार, उदयपुर, आंगी बांगी गेर, लाखेटा, बाड़मेर, चंग की गेर, शेखावाटी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। ये ध्यान रखना। अगर तुम्हें पूछे कि द्वितीयक पीढ़ी में तो ट्रांजिस्टर कर देना, और अगर तुम्हें पूछे कि थर्ड पीढ़ी में तो एकीकृत सर्किट कर देना, ये हो गया आईसी, ठीक है ना। और तुम्हें पूछे कि 4th जनरेशन में तो क्या करोगे तुम, माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई जो माइक्रो प्रोसेसर आता है ना वो। ये इंपॉर्टेंट है, आईसी वाला ध्यान रखना। ये आईसी वाला, कि आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था, तो ध्यान रखना इसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था, तीसरी पीढ़ी में। अगला देखो, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, इंपॉर्टेंट है सर ये। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक। कौन सा था, यूनिवेक, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो,
जॉन मोचली और जे क्रिस्पर एकर्ट किस कंप्यूटर के आविष्कारक हैं? ये मैं तुम्हें बता देता हूं, मुझे मालूम है तुम्हें नहीं आएगा। मैंने तुम्हें बताया जॉन मोचली और एकर्ट, मोचली और एकर्ट, इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया ना वो यूनिवेक था, ठीक है ना, और यही है अपना पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। यही अपना कौन सा व्यावसायिक कंप्यूटर है? पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। अगला देखो, ध्वनि की न्यूनतम चाल किसमें होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में। ध्वनि की न्यूनतम चाल किसमें होगी? फटाफट कमेंट करो। न्यूनतम चाल, इधर ध्यान दो। ध्वनि की चाल का क्रम, मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूं। ध्वनि की चाल का क्रम, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है एल्यूमिनियम में, मतलब किसमें होगी? ठोस। उसके बाद में ध्वनि की चाल होगी द्रव, उसके बाद में ध्वनि की चाल होगी गैस, और वास्तव में निर्वात में कोई भी ध्वनि की चाल नहीं होती, निर्वात में चाल होती है शून्य, ठीक है ना। अब देखो इधर ध्वनि की चाल न्यूनतम, ध्वनि की चाल न्यूनतम किसमें होगी? न्यूनतम किसमें होगी, यही पूछा है, ठीक है। तो न्यूनतम किसमें होगी भाई? देखो गैस, देखो न्यूनतम यहां पर गैस, तो गैस कौन सी है यहां पर? हाइड्रोजन है, तो न्यूनतम किसमें होगी? हाइड्रोजन में। अगर तुम्हें पूछे इन ऑप्शन में कि अधिकतम किसमें होगी, तो यहां पर इन ऑप्शन के आधार पर अधिकतम किसमें हो जाएगी? लकड़ी में हो जाएगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए देखो इधर ध्यान दूंगा तो मैं बता देता हूं, इसमें भी इंपॉर्टेंट है मीठेपन का क्रम। इधर ध्यान दो, मीठेपन का सही क्रम। तो सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। कौन सी है? फ्रक्टोज। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है सुक्रोज का। किसका आता है? सुक्रोज का। उसके बाद में आता है किसका? ग्लूकोज का। किसका आता है? ग्लूकोज का। और उसके बाद में स्थान आता है किसका? लैक्टोज का। किसका आता है? लैक्टोज का। तो सबसे ज्यादा मीठा कौन है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का मतलब किसकी शर्करा सबसे मीठी होती है? शहद की शर्करा। किसकी शर्करा? शहद की शर्करा। अगला देखो, अम्लीय वर्षा वह जल है जिसका पीएच मान 5.6 से कम है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताओ। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? मैंने तुम्हें एसिड रेन की वीडियो में बताई थी ये बात। कितनी गैसें जिम्मेदार थी? 2 गैसें जिम्मेदार थी। एक थी SO2 और एक थी NO2। SO2 का योगदान कितना था? 70%। और NO2 का योगदान कितना था? 26%। और कुछ योगदान CO2 का भी था, लगभग कितना परसेंट? 4%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से ऊर्जा के समतुल्य कौन सी भौतिक राशि है? बताओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो समतुल्य का मतलब हो गया कि ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा, इस ऊर्जा का जो मापन है ना, मापन, ये किस में किया जाता है? जूल में किया जाता है। तो देखो शक्ति का मापन तो वोट में किया जाता है, तो इसके समतुल्य नहीं है। बल का जो मापन है ना, ये न्यूटन में किया जाता है, ये भी नहीं है। उष्मा का मापन जूल में किया जाता है, तो यही इसका मापन भी जूल में हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ताप का जो मापन है ये केल्विन में किया जाता है, तो वो भी नहीं आ सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतुल्य का मतलब समान मात्रक वाली, समान मापन वाली। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी। फटाफट कमेंट करके बताओ। शाबाश। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। ये जो व वाली है ना, व वाली, ये व वाली अधिकतम, पूरी तो मैं नहीं कह सकता, व वाली है ना, व वाली,
ये अधिकतम कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां होती हैं, जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सारी। ठीक है, तो आज अपन टोटल 32 क्वेश्चन लिए अपन ने। तो मुझे तुम कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जवाब दोगे कि 32 में से कितने सही हैं। मुझे जवाब सारे बच्चों के मिलने से 32 में से कितने सही हैं, और अगली टेस्ट पेपर में है ना इससे ज्यादा सही होने चाहिए। ओके, धन्यवाद।